हेलो स्टूडेंट। हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को देख रहे थे और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अध्याय 2 संघवाद को देख रहे थे। संघवाद को देख रहे थे। ये संघवाद का लास्ट भाग होगा, यानी भाग 3 होगा। इसलिए लास्ट भाग होने के कारण इसी पार्ट्स के अंतर्गत आपको नोट्स मिल जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग संघवाद के विषय में यह जान चुके थे कि संघवाद क्या होता है, संघवाद के लक्षण क्या होते हैं, तथा भारत में क्या संघवाद का जो लक्षण होता है, भारत के अंतर्गत वह लक्षण, संघवाद का वह लक्षण पाया जाता है अथवा नहीं पाया जाता है। इन सब चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। हम लोग को एक चीज़ पर डिस्कशन करना था जिसको हम लोग कहते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, तो विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है शक्तियों का विभाजन। यानी विकेंद्रीकरण का अगर शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए, विकेंद्रीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, शब्द विकेंद्रीकरण एकात्मक शासन व्यवस्था का विलोम है। यानी जो विकेंद्रीकरण है वह विकेंद्रीकरण शब्द एकात्मक शासन व्यवस्था का विलोम है। एकात्मक शासन व्यवस्था हम कब कहेंगे कि किसी देश की जो शासन व्यवस्था है वह एकात्मक शासन व्यवस्था है, तथा हम कब कहेंगे कि किसी देश के अंतर्गत विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया गया है, यानी वहां पर शक्तियों को विकेंद्रीकृत किया गया है, यानी शक्तियों को विभाजित किया गया है। तो देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था उस देश को कहते हैं जहां पर संपूर्ण शक्तियां एक केंद्र में ही निहित होता है। राज्य क्या होते हैं कि राज्य केंद्र के ऊपर निर्भर होते हैं। अगर राज्य का गठन किया गया है तो राज्य केंद्र के ऊपर निर्भर होते हैं और सारी शक्तियां एक ही संस्था संघ के अंतर्गत यानी केंद्र के अंतर्गत निहित होता है। लेकिन विकेंद्रीकरण के अंतर्गत क्या होता है, शक्तियां विभाजित होती हैं। इसके अंतर्गत यानी विकेंद्रीकरण के अंतर्गत संघ तथा राज्य की सरकारों से कुछ शक्तियों को लेकर के एक तीसरे इकाई के अंतर्गत उन शक्तियों को निहित कर दिया जाता है, और ऐसी व्यवस्था को हम लोग विकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं। तो यह क्या है, विकेंद्रीकरण के अंतर्गत केवल और केवल शक्तियों का विभाजन किया जाता है, और एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियां क्या होती हैं, केंद्र सरकार में निहित होती है। इतना ध्यान रखेंगे तो इस चीज को, यानी इस पर अगर कोई प्रश्न पूछता है तो आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह विकेंद्रीकरण की नीति को क्यों अपनाया जाता है, यानी विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है। इस पर प्रश्न भी इसी तरह से पूछता है कि विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, तथा विकेंद्रीकरण का उद्देश्य बताइए, विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विकेंद्रीकरण का उद्देश्य कहें, उद्देश्य, या फिर कहें कि विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है। विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, पहला लेसन जो राजनीति विज्ञान का हम लोग पहला लेसन देख रहे थे वह लेसन था सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी, और इसके अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे थे, इसके अंतर्गत हम लोगों ने यह जाना कि विभिन्न सामाजिक समूहों को संतुष्ट करने के लिए या सत्ता में साझेदार बनाने के लिए उसका एक स्वरूप निर्धारित किया जाता है, और उसके स्वरूप के अनुसार संघवाद का भी निर्माण किया जाता है तथा सत्ता में विकेंद्रीकरण भी किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है कि अगर हम कहें, बात करें कि विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है या विकेंद्रीकरण का
क्या उद्देश्य है? तो अगर प्रथम उद्देश्य की बात करें तो विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण अत्यधिक लोगों को सत्ता में साझेदार बनाने के उद्देश्य से किया जाता है, उद्देश्य से किया जाता है। अब यहां पर ध्यान रखिए, अगर यह पूछता है कि विकेंद्रीकरण का उद्देश्य क्या है, तब तो यह चीज लिख सकते हैं कि विकेंद्रीकरण अत्यधिक लोगों को सत्ता में साझेदार बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। लेकिन यदि प्रश्न यह पूछता है कि विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है पूछता है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा, यानी कि ये फॉर्मेट है, यानी उत्तर लिखने का एक नमूना है, उत्तर लिखने का एक तरीका है कि आप जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है उसी प्रकार से उत्तर देने का कार्य कीजिए। और कोई भी नोट्स अगर देता है, चाहे मैं दूं चाहे कोई भी नोट्स लिखवाए, तो उसके अंतर्गत अब यह नहीं करेगा कि एक ही प्रश्न को 2 बार लिखवाएगा। अगर हो सकता है कि प्रश्न के अंतर्गत यह ड्राफ्ट किया गया है कि विकेंद्रीकरण क्या है और विकेंद्रीकरण का उद्देश्य बताइए, तो वह उद्देश्य की तरह उत्तर को लिखेगा। लेकिन यदि बोर्ड के एग्जाम में आपसे यह पूछ दिया जाता है कि विकेंद्रीकरण क्या है तथा विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है, तब आपका फॉर्मेट बदल जाएगा। बदल क्या जाएगा कि विकेंद्रीकरण अत्यधिक लोगों को सत्ता में साझेदार बनाने के लिए आवश्यक है। कुछ नहीं करना है, केवल और केवल कुछ चीजों को परिवर्तित कर देना है, और परिवर्तित कर देने से ही आपका क्या हो जाएगा, आपका जो उत्तर है, उत्तर देने की शैली अच्छी हो जाएगी। और ऐसी शैली पर ही नंबर मिलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग कहते हैं कि मैंने तो जो भी क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था सारे प्रश्नों को लिखे हैं, लेकिन नंबर कम मिला है। नंबर क्यों कम मिला है? नंबर इसलिए कम मिला है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह दूसरे फॉर्मेट में पूछा जा रहा है, और आपका जो नोट्स है, चाहे सीरीज से पढ़े हैं चाहे नोट्स से पढ़े हैं, तो आपका वो दूसरा फॉर्मेट है, और दूसरे फॉर्मेट को ही उठा करके क्या किए हैं, लिख दिए हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्जामिनर चेक करने वाला समझ जाएगा कि बच्चा प्रश्न को ही नहीं समझ रहा है, तो उत्तर क्या देगा। तो इस प्रकार से अगर हम पहले विकेंद्रीकरण की पहली आवश्यकता या उद्देश्य की बात करें, तो पहली आवश्यकता है कि विकेंद्रीकरण अत्यधिक लोगों को सत्ता में साझेदार बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। अगर दूसरी की बात करें तो दूसरा क्या है, तो दूसरा विकेंद्रीकरण, लिखते नहीं है, विकेंद्रीकरण देश की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाता है। अब यहाँ पर मैं उद्देश्य के हिसाब से इस को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब विकेंद्रीकरण कह रहा है कि विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है, तो विकेंद्रीकरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि विकेंद्रीकरण के कारण देश की एकता और अखंडता क्या होती है, मजबूत होती है, सुनिश्चित होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब मैक्सिमम लोगों को सत्ता में साझेदार बना दिया जाएगा विकेंद्रीकृत की नीति अपना करके, तो वह सामाजिक समूह क्या करेंगे, वह आपस में विवाद उत्पन्न नहीं होगा, यानी अधिकारों को लेकर के टकराव उत्पन्न नहीं होगा। और इस तरह से विकेंद्रीकरण के कारण क्या होता है, देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित होती है। अगर तीसरे की बात करें तो विकेंद्रीकरण के कारण जातीय भाषाई धार्मिक विविधता को संरक्षित किया जाता है। अब आप कहेंगे किया जाता है, अब आप कहेंगे कि विकेंद्रीकरण के कारण जो जातीय विविधता होती है, चाहे भाषाई विविधता होती है, चाहे धार्मिक विविधता होती है, उसको कैसे संरक्षित किया जाता है। तो देखिए,
लोकतंत्र की सबसे खासियत होती है कि लोकतंत्र के अंतर्गत जितना ही आपके पास जनादेश है उतना ही आप क्या हैं, मजबूत हैं। और जाहिर सी बात है कि इस जनादेश को प्राप्त करने के लिए आप जाति को आधार नहीं बनाएंगे, भाषा को आधार नहीं बनाएंगे, धर्म को आधार नहीं बनाएंगे। सभी धर्मों के लोगों को, सभी भाषी लोगों को, सभी जाति के लोगों को संरक्षित करने का प्रयास करेंगे, तभी आपके पास जनमत होगा। और जिसके पास जनमत है वही क्या होगा, लोकतंत्र के अंतर्गत वही सत्ता के शिखर पर होगा। और यही कारण है कि विकेंद्रीकरण का एक उद्देश्य क्या होता है, जातीय, भाषाई तथा धार्मिक विविधता को सुनिश्चित संरक्षित करना। अगर हम तीसरे की बात करें, चौथे की बात करें, तो चौथे के अंतर्गत होता कि विकेंद्रीकरण के कारण स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय लोगों द्वारा करना संभव हो जाता है। अब यहां पर क्या होता है कि यदि विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जो शक्तियां विभाजित की गई हैं तथा शक्तियां विभाजित करके स्थानीय लोगों को, यानी कि तीसरे स्तर की सरकार का निर्माण किया गया है। हम अब भारत पर चलेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। जो तीसरे स्तर की सरकार का निर्माण किया गया है और स्थानीय लोग उसमें सत्ता में साझेदारी कर रहे हैं, तो वह क्या होते हैं, वह स्थानीय लोग होते हैं। और स्थानीय लोग स्थानीय समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हैं। हम जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है और इन विविधताओं में भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता, भाषाई विविधता, जातीय विविधता, तमाम तरह की विविधता पाई जाती है। और एक ही योजना, एक ही कार्यशैली, कोई जरूरी नहीं है कि सारे क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर दे। और यही कारण है कि स्थानीय लोग क्या होते हैं, स्थानीय लोग स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं होती हैं उसको समझते हैं और इस तरह से स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय समस्याओं का समाधान संभव होता है। अब आप एक छोटे से गांव का उदाहरण लीजिए, आप भी एक छोटे से गांव के हैं। अब उस गांव का उदाहरण लीजिए, क्या आपके गांव में जो समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, उसका सही जानकारी किसके पास है? आपके ग्राम के प्रधान के पास है या प्रधानमंत्री के पास है? प्रधानमंत्री हो सकता है कि आपके गांव की समस्या के संबंध में नहीं जानता है और रियल में नहीं जानता है, लेकिन जब आपके ग्राम प्रधान जो हैं आपके स्थानीय स्तर पर क्या समस्याएं हैं उसको अच्छी तरीके से समझ रहा है, और इस तरह से क्या हो जाता है, स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय समस्याओं का समाधान करना संभव हो जाता है। दूसरी, अगर हम पांचवें की बात करें तो विकेंद्रीकरण के कारण भौगोलिक विविधता तथा क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाना व लागू करना आसान हो जाता है। जैसा कि हमने कहा कि जो स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं स्थानीय लोग उसको बेहतर जानेंगे, और जब स्थानीय लोग उसको बेहतर जानेंगे तो स्थानीय लोग क्या करेंगे, उस समस्या के समाधान के लिए बेहतर योजना बना सकते हैं तथा उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, यानी उस योजना को कैसे लागू किया जाए, स्थानीय लोग
बहुत बेहतर तरीके से उसको लागू भी कर सकते हैं। और यह सब कार्य संभव कैसे होता है? तो विकेंद्रीकरण के कारण होता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, 6 की बात करें, तो 6 के अंतर्गत विकेंद्रीकरण के कारण, विकेंद्रीकरण के कारण स्थानीय लोगों को कार्य का अनुभव प्राप्त होता है। कार्य का अनुभव वह प्रशिक्षण प्राप्त होता है, वह प्रशिक्षण प्राप्त होता है जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यह है, क्योंकि जब हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं तो सत्ता के विकेंद्रीकरण करने के कारण बहुत से स्थानीय लोग क्या करते हैं, राजनीति में पार्टिसिपेट करते हैं, राजनीति में आते हैं, तथा उनको क्या प्राप्त होता है, स्थानीय स्तर पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त होता है, कार्य करने का अनुभव प्राप्त होता है। तथा कार्य कैसे किया जाता है, राजनीति के अंतर्गत कैसे कार्य होता है, कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं, कैसे योजनाओं को लागू किया जाता है, इसके संबंध में उनको क्या होता है, प्रशिक्षण प्राप्त होता है। और इन सब चीज़ों के कारण लोकतंत्र क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो यह क्या है, यह जो विकेंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण का उद्देश्य की बात किया जाए चाहे आवश्यकता की बात किया जाए, ये विकेंद्रीकरण का यही उद्देश्य होता है। हम इसके अंतर्गत यह भी देखते हैं, विकेंद्रीकरण के बाद यह देखते हैं कि भारत में विकेंद्रीकरण को कैसे अपनाया गया है, यानी कि भारत में विकेंद्रीकरण का क्या स्वरूप अपनाया गया है। तो इसके अंतर्गत एक चीज पूछता है कि विकेंद्रीकरण के कारण, जो भारत में विकेंद्रीकरण के कारण जो स्थानीय स्तर की सरकार में क्या परिवर्तन किया गया। तो देखिए, हम भारत के विषय में जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। तमाम बहुत बार हम रट चुके हैं और आप भी कहेंगे कि ये तो रिकॉर्डेड की तरह चीज़ें, रिकॉर्डेड के तरह ये सेंटेंस आ रहा है, लेकिन हम क्या करें, मजबूरी है, हमको हर शब्द हर सेंटेंस के अंतर्गत इसको शामिल करना ही पड़ रहा है। तो हम जब भारत विविधताओं का देश है, तो भारत में क्या किया गया, भारत में सत्ता का बंटवारा भी किया गया, और सत्ता का बंटवारा करने के साथ ही साथ संघवादी शासन व्यवस्था को भी लागू किया गया। तथा जो विकेंद्रीकरण है, इसे भी, विकेंद्रीकरण को भी अपनाया गया, विकेंद्रीकरण की नीति को भी अपनाया गया। चूंकि जिस समय भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ाद भारत में संविधान 1950 को लागू हुआ, और 1950 के संविधान के लागू होने के बाद यह पाया गया कि भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन, अब हम ले चलेंगे थोड़ा सा भारत में राष्ट्रवाद की तरफ, जो भी स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उसमें एक शब्द आया होगा कि स्वराज्य के लिए, स्वराज्य के लिए। जो भी हम लोग आंदोलन कर रहे थे, वह किसकी प्राप्ति के लिए कर रहे थे, तो स्वराज्य की प्राप्ति के लिए कर रहे थे। महात्मा गांधी ने क्या स्वप्न देखा, महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि स्वराज्य प्राप्ति की बात करते हैं, और वह स्वराज्य प्राप्ति यानी कि भारत जब स्वतंत्र हो गया, तो वह स्वराज्य की प्राप्ति कैसे होगा, तो स्वराज्य की संस्थाओं को निर्माण करके होगा, स्वराज्य की संस्थाओं को निर्माण करके होगा। यही कारण है कि जनवरी 1957 ईस्वी को बलवंत राव मेहता के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, और यह समिति नवंबर 1957 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तथा बलवंत राय मेहता जो समिति थी, तो देखिए बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में इसको किया गया था, इसीलिए इस समिति का नाम ही बलवंत राय मेहता समिति कहा जाता है, बलवंत राय मेहता समिति कहा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति ने जो रिपोर्ट 1957 को प्रस्तुत किया,
नवंबर 1957 को प्रस्तुत किया। उसके अंतर्गत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण की नीति को स्वीकार किया, नीति को स्वीकार किया तथा इसके अंतर्गत यानी कि विकेंद्रीकरण की नीति के अंतर्गत क्या स्वीकार किया गया, तो भारत में तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया तथा चूंकि हमने कहा ना कि स्वराज्य का स्वप्न किसका स्वप्न था, महात्मा गांधी का था, और यही कारण है कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, शुरुआत किया गया तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का शुरुआत किया गया तथा इस प्रकार से भारत में क्या हो गया, भारत में पंचायती राज व्यवस्था यानी कि जो विकेंद्रीकरण की नीति को लागू करते हुए पंचायती राज संस्था का निर्माण किया गया। यह तीसरे स्तर की सरकार है जिसे हम लोग स्थानीय सरकार के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पर 2 प्रश्नों का हम उत्तर दे रहे हैं। एक तो यह दे रहे हैं कि पंचायती राज पर एक निबंध लिखिए, यह क्वेश्चन पूछा जाता है तथा दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि भारत में विकेंद्रीकरण का स्वरूप बताइए। दोनों ही प्रश्नों का उत्तर इसी डिस्कशन से मिलेगा। आप लोग हम फॉर्मेट दे दिए हैं, यहाँ पर मोटे तौर से इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो स्थानीय स्तर की जो सरकार बनाया गया, तो उस समय स्थानीय स्तर की सरकार 3 स्तरीय स्थानीय स्तर की सरकार बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार बनाया तो गया, लेकिन वह हर राज्यों में स्थानीय सरकार का स्वरूप एक समान नहीं था। यानी कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ ऐसी दिक्कत था जिसके अंतर्गत यह जो स्थानीय सरकार का निर्माण किया गया, वह स्थानीय सरकार उतना बढ़िया नहीं थी जितना कि आज की स्थानीय सरकार है। यानी कि कहा जाए तो नंबर 1 कि जो स्थानीय सरकार का निर्माण बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया तथा 2 अक्टूबर 1959 को जिसका राजस्थान के नागौर जिले से पंडित नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, वह क्या थी, अनियमित थी। हर राज्यों में इस पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप एक समान नहीं था तथा अगर बात किया जाए तो इस पंचायती राज संस्था को किसी भी प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं थी। यानी वह अपनी शक्तियों के लिए किस पर निर्भर थी, राज्य सरकारों पर निर्भर थी तथा यह एक संवैधानिक संस्था नहीं थी। अगर 4 की हम बात करें कि जो पंचायती राज संस्था का निर्माण किया गया, वह पंचायती राज संस्था एक संवैधानिक संस्था नहीं थी। दूसरा नंबर कि हर राज्यों में इसका स्वरूप एक समान नहीं था, कहीं पर 2 स्तरीय निर्माण किया गया, कहीं पर 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण किया गया तथा अगर तीसरे की बात किया जाए तो इसका चुनाव जो है नियमित रूप से नहीं कराए जाते थे। यानी इसका चुनाव कोई जरूरी नहीं कि 5 वर्ष पर इसका चुनाव ही कराया जाएगा, अनियमित था। और तथा लास्ट की बात करें तो इसके पास कोई भी शक्तियां यानी कि स्थानीय सरकार के पास कोई भी शक्तियां नहीं थी, चाहे वित्तीय शक्ति की बात किया जाए चाहे विधायी शक्ति की बात किया जाए, किसी भी प्रकार की शक्तियां नहीं थी। और यही कारण है कि क्या किया गया कि इस व्यवस्था को अत्यधिक तर्कसंगत बनाने के लिए तथा स्थानीय सरकार को यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को तर्कसंगत, प्रभावी तथा दक्ष बनाने के उद्देश्य से संविधान का 73वां व 74वां संशोधन किया गया।
73वां संविधान संशोधन 1992 को किया गया तथा संविधान के अंतर्गत एक सूची जोड़ा गया जिसे हम लोग 11वीं सूची के नाम से जानते हैं। 11वीं सूची जोड़ा गया तथा ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज संस्था का निर्माण किया गया। उसी तरह से 74वां संविधान संशोधन 1993 किया गया तथा संविधान के अंतर्गत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इस तरह से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्था को नए सिरे से लागू किया गया तथा इन संशोधन के बाद यानी कि 73वां तथा 74वां संशोधन के बाद पंचायती राज संस्था में क्या परिवर्तन हुआ। तो हमने कहा ना कि पंचायती राज संस्था यानी स्थानीय सरकार को अत्यधिक तर्कसंगत, दक्ष तथा प्रभावशाली बनाने के लिए निम्न प्रकार के परिवर्तन किए गए। नंबर वन की बात करें तो नंबर 1 यह परिवर्तन किया गया कि पंचायती राज संस्था को यानी कि स्थानीय सरकार को संवैधानिक संस्था बना दिया गया। नंबर 1। अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 के अंतर्गत क्या परिवर्तन किया गया। तो नंबर 2 के अंतर्गत यह परिवर्तन किया गया कि जो नियमित रूप से, अभी हमने कहा ना कि संवैधानिक संस्था नहीं थी, तो इसे क्या किया गया, इसे संवैधानिक संस्था बना दिया गया। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि इसका जो चुनाव है वह नियमित रूप से नहीं कराया जाता था। अब चुनाव क्या हो गया, अब पंचायती राज संस्था का चुनाव, पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कराना अनिवार्य कर दिया गया। तीसरा किस प्रकार का परिवर्तन किया गया, यह परिवर्तन कभी कभी पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत पूछेगा तो भारत में विकेंद्रीकरण का स्वरूप बताइए तथा स्थानीय सरकार के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन किया गया, यह पूछ सकता है। या फिर इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्था पर एक निबंध लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा क्या किया गया कि पंचायती राज व्यवस्था के नियमित चुनाव कराने के लिए, यानी कि नियमित चुनाव कराने के लिए राज्यों में चुनाव आयोग की स्थापना किया गया। अगर नंबर 4 की बात करें तो पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देने हेतु आरक्षण की व्यवस्था लागू किया गया। पहले यानी कि जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर जो पंचायती राज संस्था का निर्माण किया गया, उसके अंतर्गत इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन किया गया तथा पंचायती राज संस्था में क्या परिवर्तन किया गया, तो जो अनुसूचित जाति के लोग थे, अनुसूचित जनजाति के लोग थे, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग थे, इनको प्रतिनिधित्व देने के लिए, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर देखा जाता था कि अनुसूचित जाति चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, इनके अधिकारों की उपेक्षा किया जाता था और इन्हें पंचायती राज संस्थाओं में कोई स्थान नहीं मिलता था। और यही कारण है कि इसे क्या किया गया कि पंचायती राज संस्था में जो संशोधन किया गया और संशोधन करके इन्हीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण निर्धारित कर दिया गया। अगर हम चौथा है 5वें की बात करें, 5वां क्या किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं में
देखिए इस पर मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा है और बहुविकल्पी के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि महिलाओं को निम्न में से किस संस्था के अंतर्गत आरक्षण दिया गया है। उसमें क्या देता है, विधानसभा देता है, लोकसभा दे देता है, राज्यसभा दे देता है और स्थानीय स्तर की सरकार दे देता है। सही करेक्ट आंसर क्या होगा, स्थानीय स्तर की सरकार, चाहे पंचायती राज संस्था, दोनों ही यह ऑप्शन, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आता है, वह क्या ऑप्शन होगा, सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि जो पांचवा परिवर्तन किया गया, पांचवा परिवर्तन क्या किया गया कि पंचायती राज संस्था या स्थानीय संस्था या स्थानीय स्तर की सरकार में, स्तर की सरकार में महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई, आरक्षित कर दी गई। तो इस तरह से यह क्या है, कितना पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 1/3। तथा दूसरा क्वेश्चन इससे यह बनता है कि महिलाओं के लिए किन संस्थाओं में आरक्षण है, तो स्थानीय स्तर की सरकार में आरक्षण है। तो यह परिवर्तन जो है, यह परिवर्तन को लागू किया गया। तथा एक लास्ट और परिवर्तन है, एक लास्ट परिवर्तन है 6 नंबर पर जाएगा, 6 कि पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकारों से वित्तीय तथा विधायी अधिकार छीनकर स्थानीय स्तर की सरकार में निहित कर दिया गया। इसका अर्थ यह है कि जो इस व्यवस्था के लागू होने से पूर्व जो पंचायती राज संस्था थी, उसके अंतर्गत अभी हमने बात किया था कि उनको किसी भी प्रकार के वित्तीय तथा विधायी अधिकार प्राप्त नहीं थे, बल्कि वह उन्हें वित्तीय तथा विधायी अधिकारों के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर क्या प्रोसीजर अपनाया गया कि यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जो स्थानीय सरकार स्तर की सरकार का निर्माण किया गया, उसको कुछ विधायी तथा वित्तीय अधिकार कहाँ से प्राप्त हो गया, वह राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार से शक्तियां छीन करके किसमें निहित कर दिया गया, स्थानीय सरकार में निहित कर दिया गया। तथा इस प्रकार से अब क्या हो गया, अब जो पंचायती राज संस्था है उसका चुनाव नियमित रूप से होने लगा तथा उनको अधिकार होने के साथ साथ वह क्या हो गई, भारत में प्रभावशाली हो गई। और यह भारत में जो पंचायती राज संस्था है, वह पंचायती राज संस्था विश्व के किसी भी कोने में इस प्रकार की पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण नहीं देखने को मिलता है। अगर भारत में पंचायती राज संस्था के स्वरूप की बात करें कि भारत में किस प्रकार के स्वरूप प्राप्त होते हैं, तो हम सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत जो चर्चा किए थे उसी को यहाँ पर भी शामिल करना पड़ेगा कि भारत में जो शासन का स्वरूप है, यानी कि केंद्र, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। आप किसी ग्रामीण सेक्टर से आते हैं, जाहिर सी बात है कि जहाँ पर आते हैं वहाँ पर ग्राम पंचायत काम कर रही होगी। अगर शहर से आते हैं तो वहाँ पर शहर पंचायत काम कर रही होगी, क्योंकि पंचायती राज संस्था के अंतर्गत 2 संस्थाओं का निर्माण किया गया। ग्रामीण स्तर पर गांव सभा का निर्माण किया गया और शहरी स्तर पर नगर पालिका, नगर निगम तथा नगर परिषद का गठन किया गया। तो आप चाहे शहर से आते हैं, चाहे आप गांव से आते हैं, इस व्यवस्था को आप देखे हैं, जानते हैं, थोड़ा सा अनुभव करेंगे, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह चीज़ें क्या है, व्यवहारिक चीज़ें हैं। तो हम नंबर 1 पर कौन होता है, केंद्र सरकार। अगर नंबर 2 की बात करें तो राज्य सरकारें, क्योंकि ये ज़्यादा क्या हैं, 28 राज्य हैं तथा 9 केंद्र शासित हैं। और उसके नीचे कौन आता है, स्थानीय स्तर की सरकार आती है।
स्थानीय स्तर की सरकार आती है। अब स्थानीय स्तर की सरकार क्या बनती है? 2 स्तरों वाली होती है। नंबर 1 ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत, तथा शहरी स्तर पर, शहरी स्तर पर शहर पंचायत। शहर पंचायत कह सकते हैं या फिर इसको कह सकते हैं कि नगर निगम, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पालिका तथा नगर परिषद। परिषद यह जनसंख्या के आधार पर बनाया गया है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है, यानी कि जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर होता है, वहां पर नगर निगम की स्थापना होती है। जहां पर जनसंख्या 5 लाख तथा 10 लाख के बीच में होता है, वहां पर नगर पालिका का गठन किया जाता है, तथा जिस शहर की जनसंख्या 5 लाख से नीचे होता है, वहां पर नगर परिषद का निर्माण किया जाता है। यानी कि 10 लाख से अधिक, 5 लाख तथा 10 लाख के बीच में, तथा 5 लाख से कम, इस प्रकार की व्यवस्था किया गया। हालांकि चुनाव का प्रोसीजर सब में एक ही तरह का है। यहां पर यानी कि इसके अध्यक्ष को, जो इस संस्था का अध्यक्ष होता है, उसको हम लोग मेयर, यानी कि नगर निगम के जो अध्यक्ष होता है उसको मेयर, तथा नगर पालिका तथा नगर परिषद के अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? चेयरमैन। चेयरमैन। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो नगर निगम का अध्यक्ष बनेगा वह कौन होगा? उसके अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं, तथा नगर पालिका तथा नगर परिषद के अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? चेयरमैन कहते हैं। तो यहां पर हम प्रोसीजर हम देखेंगे कि क्या है। यहां पर ग्राम पंचायत यानी कि ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया। ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक क्योंकि ये 3 स्तरीय है, तो ब्लॉक स्तर पर किस प्रकार की ब्लॉक पंचायत समिति का निर्माण किया गया, तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का निर्माण किया गया। जिला परिषद का निर्माण किया गया। और इस तरह से क्या हो गया? 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का निर्माण किया गया। बलवंत राय मेहता जो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संतुति प्रस्तुत किए थे, उसी के आधार पर ये हुआ है। हाँ, इसको और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसको कुछ शक्तियां दिया गया है, तथा इसके गठन के अंतर्गत कुछ संशोधन कर दिए गए हैं। अब इसके अंतर्गत चुनाव कैसे होता है? तो ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम सभा पंचायत का निर्माण होता है, यानी कि ग्राम सभा का, प्रत्येक ग्राम सभा का निर्माण किया जाता है। और यह क्या है? प्रत्येक राज्यों में जनसंख्या में भिन्नता है। अगर हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है वह 1000 की जनसंख्या पर है। 1000 की जनसंख्या जो वयस्क मताधिकार हैं उनके आधार पर एक ग्राम सभा का निर्माण किया जाता है। और उस ग्राम सभा के अंतर्गत जो वयस्क मताधिकार प्रणाली है, वयस्क मताधिकार प्रणाली के अंतर्गत एक मुखिया तथा वार्ड मेंबर का चुनाव किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया? संपूर्ण ग्राम सभा को, इसीलिए मैं कहा कि यह प्रैक्टिकल चीज है, व्यवहारिक चीज है, और जिस गांव से आते हैं उस गांव में यह व्यवस्था लागू है। इसीलिए उसको एक बार अध्ययन करने का प्रयास कीजिए, एक बार देखने का प्रयास कीजिए, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उस व्यवस्था को देखेंगे, आपके मन में आ जाएगा। आपके गांव में भी प्रधान होगा, आपके गांव में भी जो वार्ड होते हैं वार्ड का मेंबर होगा, और ठीक चाहे शहर की बात किया जाए, शहर में भी यही पोजीशन होता है कि शहर को क्या किया जाता है? विभिन्न वार्डों में बांट दिया जाता है और वार्ड मेंबरों को चुनाव किया जाता है, तथा जो उसका प्रमुख होता है उसका प्रमुख चाहे चेयरमैन, यानी कि अगर नगर निगम है तो मेयर, और अगर नगर परिषद या नगर पालिका है तो उसके चेयरमैन का चुनाव कराया जाता है। और इस प्रकार से इसका गठन किया जाता है। अगर हम ग्रामीण स्तर की भी बात करें तो ग्राम सभा में जो ग्राम सभा का प्रमुख यानी कि पंचायती राज का जो प्रमुख होता है उसे सरपंच या मुखिया कहा जाता है, या फिर इसको प्रचलित नाम है ग्राम प्रधान कहा जाता है। तथा प्रत्येक वार्डों के प्रतिनिधि को हम लोग क्या कहते हैं? वार्ड मेंबर कहते हैं।
वार्ड मेंबर कहते हैं। और ये जो सरपंच या ग्राम प्रधान या चाहे मुखिया है, उसको वयस्क मताधिकार की प्रणाली के द्वारा उस ग्राम सभा के द्वारा चुना जाता है, तथा जो वार्ड मेंबर होता है जिस वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है उसी वार्ड के द्वारा यह चुन करके आता है। इसके लिए यह भी प्रावधान कर दिया गया कि वर्ष में, यानी कि ग्राम सभा का जो चुनाव, जो ग्राम सभा का निर्माण किया गया, उसकी वर्ष में कम से कम 2 से 3 बैठक करना आवश्यक है, बैठक करना आवश्यक है। तथा इसी तरह से ब्लॉक स्तर पर जो ब्लॉक पंचायत समिति का निर्माण किया गया, ब्लॉक पंचायत समिति के अंतर्गत ब्लॉक प्रमुख का चुनाव वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा कराया जाता है। तथा इसी तरह से जिला स्तर की, अगर जिला परिषद की बात किया जाए तो जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा ही कराया जाता है। हालांकि जिला परिषद के अंतर्गत उस जिले के जो विधायक होते हैं, सांसद होता है तथा राज्यसभा का सदस्य होता है, वहाँ के बड़े पदाधिकारी होते हैं, चाहे कुछ समितियाँ होती हैं महिलाओं से संबंधित होती हैं, चाहे कुछ जो एनजीओ होते हैं, एनजीओ के सदस्यों को भी इस जिला परिषद के अंतर्गत सदस्यता हासिल होता है। तो इस प्रकार से हमारे भारत में स्थानीय सरकार का निर्माण किया गया। अगर ये स्थानीय सरकारें क्या होती हैं, स्थानीय सरकारों को कुछ अधिकार दिया गया है। अगर हम कहें कि अपना वित्तीय जो विधेयक होता है, वित्तीय विधेयक इन्हें पास करने का, यानी कि अपना बजट पास करने का अधिकार होता है। स्थानीय स्तर की समस्याओं को निराकरण के लिए, जैसे हाट बाजार लगाना हो, चाहे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना हो, चाहे पेयजल की सुरक्षा करना हो, चाहे गली तथा नाली की बनाना हो, तमाम तरह की जो ये स्थानीय स्तर पर जो कार्य होते हैं, इन्हीं स्थानीय सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो भारत में स्थानीय स्तर का स्वरूप है, यही स्थानीय स्तर का स्वरूप है तथा इसका चुनाव इसी प्रकार से कराया जाता है। तो इसको देख लीजिएगा। मैं तो कहूँगा कि जो आपके गांव में जो व्यवस्था लागू है वह प्रैक्टिकली रूप से आप देख लेंगे तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरह से यह जो संघवाद का लेसन है, वह संघवाद का लेसन क्या होता है, संपूर्ण रूप से समाप्त होता है। इसके अंतर्गत हम नोट्स भी दे दिए हैं, आप लोग नोट्स बनाते रहिए। तथा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब परीक्षा नज़दीक आ रहा है, अगर परीक्षा नज़दीक आ रहा है, ऐसे हालात में आप कमेंट करके अपनी समस्याओं को नहीं बताएंगे तो हम आपकी समस्याओं को समझ नहीं सकते हैं। यही कारण है कि आप कमेंट अवश्य कीजिए कि आप इसमें क्या समस्या है, या कोई अगर प्रॉब्लम है या नोट्स समझ में नहीं आ रहा है उसके विषय में आप कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए।